राइट जी, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफिशियली अब स्टार्ट हो गई है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मई जून 2020 अपना वेरिएंट का पेपर हम कर रहे हैं। आई बिलीव इसका जो सेक्शन ए है मैंने मॉक में दिया था, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। तो जिन बच्चों ने मॉक दिया था उसमें उनको फर्दर ये हेल्प मिल जाएगी, और अगर नहीं दिया था तो ये पेपर हो जाएगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट जी। By locating closely together, manufacturers can often gain economic benefits. The makers of industrial machines save on transport and communication costs when they're close to the firms that supply their raw materials and components. A group of similar manufacturers attracts a large number of workers with similar skills. ठीक हो गया? अच्छा, एक बच्चा एंटर होना चाह रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली लेट देम इन। ओह, काफ़ी सारे बच्चे हैं। How come I didn't hear any sound? All right. Sorry बच्चों, I did not hear any of you. Uh, आपका कौन मतलब आवाज़ आनी चाहिए थी। चलें, ठीक है। लेट्स अच्छी बात है, दोबारा एक बार ये स्टार्ट कर लेते हैं पेपर। खैर मैंने मॉक्स में दिया था, लेकिन जैसे लकास के बच्चों ने मॉक्स बहुत कम ने दिया था, तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जिन्होंने दिया था जो वीकेंड से, उनको वो ठीक कर लेंगे, लूस एंड्स ठीक हो जाएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। By locating closely together, manufacturers can often gain economic benefits. The makers of industrial machines save on transport and communication costs when they're close to the firms that supply their raw materials and components. उसने कहा जी, जब फर्म्स इकट्ठी लोकेट होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, फर्म्स जो हैं, उनको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें से पहला उसने हमें यहाँ पे बताया कि जी, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉस्ट में कमी आती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स और छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट्स उनके लिए बनाते हैं, वो वहीं आके इंडस्ट्री में लोकेट हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर मैन्युफैक्चरर्स अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विद सिमिलर स्किल्स। उसी इलाके में पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स आ जाते हैं। Educational and training facilities in the area will develop courses and research skills that support the local industry. जो लोकल ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज करवाते हैं। Similar benefits also occur in service industries, for example, with the concentration of information technology in Silicon Valley and finance in New York, Hong Kong, and London, where groups of accountants, merchant bankers, and specialist lawyers in mergers and acquisitions all exist in close proximity. सिलिकॉन वैली में आपको बेस्ट प्रोग्रामर, बेस्ट आईटी स्पेशलिस्ट मिलेंगे। न्यूयॉर्क, हांगकांग और लंदन में आपको अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर्स, लॉयर्स वगैरह जो कि एक्विजिशंस वगैरह में काम करते हैं, बिकॉज वहाँ पे वो सारी वॉल स्ट्रीट है, तो इसलिए सारा अच्छा वर्कर उधर आ गया। द स्कोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मार्केट। वो कहते हैं जी, कंसंट्रेशन का, इकट्ठी फर्म्स के लोकेट होने का फ़ायदा मार्केट के साइज पे डिपेंड करता है। द रीसेंट ट्रेंड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द साइज ऑफ द अवेलेबल मार्केट। अब पूरी दुनिया ही फर्म्स के लिए मार्केट बन गई है। This has allowed some internet retailing firms to overcome competition from other countries. But the overall impact has been the delivery of a wide range of goods and services at low prices that have benefited consumers everywhere. This suggests that globalization has not been a zero sum game. Zero sum game किसको याद है? शाबाश. When total benefit, yeah, yeah. Very good. When total benefit is fixed and one party only gains when the other party loses. यहाँ जीरो सम गेम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इंडस्ट्रीज भी, फर्म्स भी गेन कर रही हैं, लार्जर मार्केट्स उनको मिल रही हैं, और कंज्यूमर्स भी गेन कर रहे हैं, उन्हें लो प्राइसेस पे ज्यादा चॉइस मिल रही है। तो जीरो सम गेम यहाँ पे नहीं है, एक पार्टी गेन करी दूसरी को लॉस नहीं हो रहा। But concentration has not always been beneficial. Silicon Valley has significant traffic congestion and many local people are priced out of housing market. कहते हैं concentration जब इकट्ठी इंडस्ट्रियल जोन्स बन जाती हैं, हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। ट्रैफिक कंजेशन बढ़ती है, ज़्यादा डिमांड की वजह से घरों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 7 of the 10 most polluted cities in China are in Hebei province, a center for iron and steel industry. एक्सटर्नल कॉस्ट आती हैं, पोल्यूशन, कंजेशन वगैरह, क्योंकि इतनी फर्म्स
वहीं पे लोकेट हो गई, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं जी, हाँ, द कॉन्सेंट्रेशन हैज कॉज्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को जाके देख लें, उसकी वजह से आउटफॉल्स बनती हैं, वो गंदे नाले बनते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होती है। द competing demand for a limited number of workers has also led to wage increases। ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। अब आखिर में geographical concentration of an industry can lead to problems when demand for the product changes। This has been evident in US, where the city of Detroit has experienced unemployment rates as high as 25% and a fall in population by over 60% because of the decline in Detroit's motor industry caused by vehicle imports and movement of production to US states where trade unions are not strong। तो कहते हैं जी, concentration of these industries, इसके कुछ मसाइल भी आते हैं। पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो, वेयर इज माय पेपर, पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होती है, घरों की प्राइसेस बढ़ती हैं, वर्कर्स वेजेस बढ़ा देते हैं, साथ में ट्रैफिक कंजेशन वगैरह की उसने बात की। फिर उसने कहा अगर एक खास इलाके में इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड थी, सारी फर्म्स उधर, जैसे सियालकोट है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री है, तो ऐसे इलाकों में अगर डिमांड किसी गुड की गिरती है तो वहाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आती है, लोग उस शहर को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जैसे डिट्रॉइट में हुआ, और उसका उसने हमें एक चार्ट भी दे दिया। डिट्रॉइट स्टार्स हैं, डायमंड्स हैं, देखो कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ यूएस। ये हो गया जी डाटा। अब क्वेश्चन पहला वही है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जीरो सम इन गेम थ्योरी। अब मैं पूछूंगा किसी ऐसे बच्चे से जिसने पहले आंसर नहीं दिया कभी। फुआद, माइक ऑन करें, अभी 2 मिनट पहले बताया है व्हाट इज जीरो सम इन गेम थ्योरी। एक मार्क आ गया। एक और बात ऐड करो, व्हेन टोटल बेनिफिट इज, नहीं, व्हेन टोटल बेनिफिट इज फिक्स्ड, सो वन पार्टी ओनली गेन्स व्हेन द अदर लूजेस। ठीक हो गया, दूसरा मार्क उसका था। अब बेटे बी, यस यस, ओलिगोपली में यस, यस एग्जैक्टली वही। ठीक है, मेरे नोट्स में इसकी डेफिनेशन है, अगर आप जल्दी से रिवाइज करो तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप। जो भी की टर्म हो ना बेटे, पहले उसको डिफाइन करना होता है हमें। फिर वो कहते हैं शो विद द एड ऑफ अ डायग्राम हाउ दिस वुड अफेक्ट अ फर्म्स एवरेज कॉस्ट। अब उसने हमें लिमिटेड किया कि इंफॉर्मेशन कहाँ से उठानी है, डाटा से, तो ये पार्शली फ्रॉम द डाटा क्वेश्चन है। कैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज को डिफाइन कर देते हैं और फिर इंफॉर्मेशन उठा के एक्सप्लेन करते हैं कैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, और फिर एक डायग्राम भी बनाना है, हाउ वुड दिस अफेक्ट फर्म्स एवरेज कॉस्ट हमने दिखाना है। तो इंफॉर्मेशन पे मैं लेके जा रहा हूँ। बच्चों मुझे बताओ कौन कौन सी, पहले एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन को दे दे। Perfect. When firms average cost falls due to increase in size of industry, बस उनमें साथ ऐड कर दें in the long run। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई नया बच्चा बताओ मुझे 3-4 एग्जाम्पल्स आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, जब इंडस्ट्रियल जोन बनती है उसके फायदे एवरेज कॉस्ट कम होने की नजर आ रहे हैं, बताएं जी। इससे कैसे एवरेज कॉस्ट कम होगी। स्किल्ड पूल ऑफ लेबर की बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा से उठाओ, कहां स्किल्ड पूल ऑफ लेबर डेवलप, उसने कहा यूज इंफॉर्मेशन इन द आर्टिकल। ट्रू, लेकिन एग्जाम्पल डेटा से उठाएं बेटे। नहीं, कहां पे लिखा हुआ है ये, इलाके का नाम बताएं, इलाकों का नाम बताएं ताकि जरा लगे कि डेटा से उठाया है। न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, सिलिकॉन वैली, समझ रहे हो। यहाँ पे स्किल्ड प्रोग्रामर्स, अकाउंटेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह आए। स्किल्ड वर्कर्स के उसी इलाके में आने से फर्म्स की एवरेज कॉस्ट कैसे कम होती है।
प्रोडक्टिविटी राइज होती है और उन्हें हायर करने में मुश्किलें नहीं होती, आसानी से स्किल्ड वर्कर्स वहीं उनको मिल जाते हैं। ठीक हो गया, लेबर सप्लाई ज्यादा होती है, सस्ते अच्छे वर्कर वहीं लोकल इंडस्ट्री में मिल जाते हैं। सबको समझ आया? डाटा से उठाया और इकोनॉमिक्स से अटैच किया। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? जी एक और बताएं जी, कौन सी इकोनॉमी यहाँ पे नजर आ रही है कंसंट्रेशन की? ट्रेनिंग कॉलेजेस, वेरी गुड। और आप कहेंगे यस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज वहीं डेवलप हो जाती हैं। जो कौन से कोर्सेज देती हैं? जो उस इंडस्ट्री के लिए रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्किल्स सिखाते हैं आपको। तो आपको अपने वर्कर्स को दूर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजना पड़ता, वहीं ट्रेनिंग हो जाती है और एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तीसरा निकालें जी जल्दी से, शाबाश। यस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? एंसिलरी बिजनेसेस, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स मेकर्स वहीं आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल मशीन्स बनाने वालों को ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट बचती हैं। अगेन उनकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होती है। एक मार्क उठाने का डेटा से, एक मार्क एक्सप्लेन करने का। अब मुझे बताएं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबको आता है? बताइए बताइए। शाबाश, फुल टाइम तो होता है, लेकिन कैसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज आप दिखाते हैं? नीचे शिफ्ट कर जाता है, शाबाश। तो लेट्स क्विकली सी नाउ। लेबल्स दें जी मुझे। हाउ डू आई लेबल दिस ग्राफ? क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं? कॉस्ट, बहुत अच्छा है। साथ एक डॉलर साइन बना दें, किसी को अगर अकल नहीं है एग्जामिनर को तो वो देख लेगा। इधर आउटपुट, हमेशा इधर तो आउटपुट ही अक्सर आती है, लेबर आती है। अब मेरा बेटा आपने एक यू कर्व लगाया, उसको लेबल किया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और फिर उसको नीचे शिफ्ट किया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वन। ये आ गई आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सटर्नल। और अगर उसने डिसइकोनॉमीज का पूछा होता तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टू को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें। सब फर्म्स की एवरेज कॉस्ट बढ़ी, क्योंकि अब वो जो स्किल्ड वर्कर्स आए थे उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि वेजेस बढ़ गई। जो मशीनें और कंपोनेंट्स बनाने वाले आपके पास आए थे उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, इतनी डिमांड है, इतनी फर्म्स आ गई हैं, ओवर एक्सपैंड कर गई ना कॉन्सेंट्रेशन। एक्सटर्नल से शिफ्ट आता है, मैं इसलिए आपको इंटरनल का भी यही बना के दिखा रहा हूं ताकि क्लैरिटी आपको आ जाए। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, लेबल यही इसको मल्टीपल शॉर्ट रन कर्व, शाबाश। एक बड़ा सा यू शेप कर्व बनाए, बे की शेप का होता है। एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यहां लगा दें, SRAC। देखो डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगा, फर्म ने नया कैपिटल लगाया, लेबर कैपिटल की रेशियो ठीक हुई, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को अवॉइड कर लिया, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन का जो कॉन्सेप्ट है वो आती गई। यहां तक हमें मिल रही हैं जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, लोएस्ट पॉइंट, आइडियल पॉइंट जहां इकोनॉमीज ले ली हैं, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली हैं। उसके बाद इवन कैपिटल ऐड करने के बावजूद फर्म इतनी बड़ी हो गई है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, डिस इकोनॉमीज आ गई। ये आपके सिंपल से दो ग्राफ हैं। हम्म। नहीं नहीं, डिस इकोनॉमीज आपने शिफ्ट नहीं करनी, शो नहीं करनी। आपने पूरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लगा के नीचे शिफ्ट कर देना है। हाँ, आधा नहीं बनाना, पूरा बनाना है। ठीक हो गया? राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 के 5 आने चाहिए अच्छे बच्चों के। There is a fall in demand for a product of a geographically concentrated industry. एक इंडस्ट्री एक ही जगह पे लोकेटेड थी, सारी फर्म्स वहीं पे थी। कुछ बच्चों को अभी तक ना फर्म और इंडस्ट्री में फर्क नहीं पता। फर्म इज वन बिजनेस, इंडस्ट्री इज अ क्यूमुलेशन ऑफ सिमिलर बिजनेस। मसलन एजुकेशन इंडस्ट्री है, सिटी स्कूल, लकास, क्रेसेंट, बीकन हाउस, ये सब फर्म्स हैं। तो ये माइंड में क्लियर रखिएगा। सारी ये फर्म्स इकट्ठी एक जगह लोकेट हो गई, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो ये बना रहे थे उसकी डिमांड गिर जाए तो उस इलाके पे क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी, क्या फाइनल रिजल्ट आएंगे? जी मेरे बच्चों, मेरे जाएंगे, पहले बताएं क्या होगा।
सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी स्ट्रक्चरल, बिकॉज उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरी थी, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। शाबाश। और क्या मसला होगा उस अनएम्प्लॉयमेंट के रिजल्ट को आगे लेके जाओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हसान, वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएंगे, इनकम्स कम होंगी। उससे लोकल उस इलाके में क्या आएगा जी? डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये हमने डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, तीन इकट्ठे बातें हमने करके स्कोर लिया। उसके बाद जी, अब जरा डिट्रॉइट पे जाते हैं। क्या हुआ है डिट्रॉइट में एज अ रिजल्ट ऑफ सच अनएम्प्लॉयमेंट? लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? रिलोकेट करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा जब जॉब्स नहीं है तो लेबर अच्छी वाली मूव कर गई दूसरी स्टेट्स में, इंडस्ट्री फर्म्स वहां से मूव करना शुरू हो गई। उस इलाके की प्राइसेस गिर जाएंगी, उनकी लैंड की वैल्यू गिर जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी। एक आधा फायदा कर लेते हैं। सॉरी, ड्रेन हो गया, बिल्कुल सही है। एक आधा फायदा कर लेते हैं। क्या फायदा होगा जब एग्रीगेट डिमांड गिरती है एक इलाके में? तो वहां क्या फायदा होता है? डिमांड पर इन्फ्लेशन कम हो जाती है, साथ में पोल्यूशन कंजेशन कम हो जाती है। एवरीवन क्लियर? इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? लास्ट क्वेश्चन जी, consider how negative externalities from concentrated industrial production can be reduced। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को एक्सप्लेन करें। हम एफिशिएंसी पे बहुत काम कर चुके हैं। तीन पॉलिसीज यूज करें दो दो मार्क के लिए कि कैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को गवर्नमेंट दूर कर सकती है। पहले तो मैं एग्जांपल दे दूंगा डेटा से। हाँ, वुड यू डू इट फॉर 7 मार्क्स? कर दो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। दो दो मार्क्स हैं, सिंपली बताओ जी। हर के वो 3 मार्क्स आपको दे सकता है अगर वेल एक्सप्लेन्ड है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, पहले अच्छी तरह ये एक्सप्लेन करें। Harmful effects on third parties as a result of economic transaction। हाँ, मसलन कौन सी एग्जांपल दें, डेटा में से दें। कहाँ पे पोल्यूशन वगैरह आई हुई है देखो। कंजेशन की बात भी हुई है। हेबी प्रोविंस ऑफ चाइना में 7 ऑफ द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आता है। ये आप बता दें। अब जी मुझे पॉलिसीज बताएं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अच्छा, इसको एक्सप्लेन करें होंगे। पेनल्टी, नेक्स्ट थ्योरी हो सकती है। पहले हम फाइन्स एंड पेनल्टी से स्टार्ट करते हैं। उम्मे कुलसूम अपना पॉइंट 3 मार्क्स के लिए बताएं। हाउ वुड फाइन्स एंड पेनल्टीज हेल्प रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से एक्सटर्नैलिटीज? हम्म, क्योंकि उनकी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट में कमी आएगी, उन्हें ग्रीनर प्रोडक्शन में इंसेंटिव मिलेगा। गुड। नेक्स्ट जी, किसी बच्चे ने यहाँ पे नज थ्योरी, एडवर्टाइजमेंट की बात की थी, एक्सप्लेन कर दो। हम्म, गुड, ठीक है। Government can launch an advertisement campaign based on nudge theory concept where they will reinforce a positive behavior कि भाई आप ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कम क्रिएट करें। ठीक है, उससे कंज्यूमर्स के ऊपर अगर ये परसुएसिव इनफ कैंपेन थी तो वो इससे स्विच अवे कर जाएंगे गुड से, और पोल्यूशन कम होगी। लास्टली जी, इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले बोलना चाहिए था आप लोगों को, सबसे आसान वही है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाना चाहिए और उससे कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम होती है? एमईसी के बराबर, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। हाँ, उससे क्या होगा राफे? हमारा कर्व, सप्लाई कर्व, कॉस्ट बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट होगा आदम। एज अ रिजल्ट प्राइस बढ़ेगी, वो जो डेड वेट लॉस का एक एरिया था कम हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, थर्ड पार्टीज पे हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाएंगे। थोड़ा सा हम नेगेटिव बताते हैं, हाउएवर डिमांड माइट बी इनइलास्टिक,
advertisement might be ignored, and fines may be through bribes and stuff allowed to create pollution in developing countries. Everyone clear जी? एक बात नजर आ रही है कि जो पेपर आप लोगों ने किया हुआ है उन कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हुई है। मुझे A2 अच्छी लग रही है इस वक्त, A1 के मुकाबले में आप लोग बहुत बेहतर पेपर सॉल्व कर रहे हो। आई होप इट रिफ्लेक्ट्स ऑन 15th इंशाल्लाह। किसी ने पूछना था कुछ? फिर माइक जरा बंद कर दें 1 मिनट के लिए। सेक्शन बी पे जाते हैं और जरा क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे प्यारा क्वेश्चन तो नंबर 4 है। Government intervention in microeconomy always improves efficiency. Straightforward from our notes, model answer. क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ओके ओके। नंबर 4 बहुत आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो भी नोट्स के अंदर जो मॉडल आंसर बना है उसमें से। तो आज इसको जल्दी से देख लेते हैं। इन द मीन टाइम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। यूज इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम ऑर्डिनल अप्रोच ही यूज करेंगे, कार्डिनल नहीं करेंगे। टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड। अब आपकी मर्जी है प्राइस राइज करके बनाओ डिमांड कर्व या प्राइस फॉल करा के नॉर्मल गुड का। लेकिन जब बी पार्ट पढ़ोगे तो समझ आएगा प्राइस राइज का बनाना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? डिस्कस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस whether the demand for a good always increases when its price falls। लेकिन अब आपको दो पार्ट्स नहीं है, आपको या प्राइस राइज का या प्राइस फॉल का क्वेश्चन आएगा। बी पार्ट को ही कर लेते हैं, आपका पूरा एक किस्म की ऑर्डिनल अप्रोच का प्राइस चेंज मेन टॉपिक रिवाइज हो जाता है। मुझे बताएं, मैं जुबानी पूछता जाऊं और फिर ग्राफ दिखा दूं? इज दैट द बेस्ट वे? सबसे पहले तीनों फातिमा साकिब है। यस, गिफिन एंड पे करेंगे, नॉर्मल सबसे पहले कीजिएगा, इंफीरियर उसके बाद, और गिफिन एंड पे, ठीक है ना? तो वही ग्राफ्स बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट दिखाएंगे, ओवरऑल प्राइस इफेक्ट दिखाएंगे, फिर नीचे एक्स्ट्रापोलेट करके डिमांड कर्व निकालेंगे। मैं एक बार आज फिर बना दूंगा ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट टोटली इस पे सॉलिड हो जाए। तो पहले नंबर, सॉरी सॉरी क्या कह रही थी राफे? ये आराम से 20 का क्वेश्चन था। आई एम सरप्राइज इन्होंने 13 मार्क का दे दिया था। इट इज सच अ लॉन्ग क्वेश्चन और उन्होंने 13 मार्क का दे दिया। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो लेट्स गो टू सॉल्विंग इट। सबसे पहले क्या करेंगे? एक मुझे आंसर दें, इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? अप्रोच। सबसे पहले बताएंगे कि वी आर यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, विच इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब अगर क्वालिटी ऐड करनी है तो दो तीन अजम्पशन दे दो। यस, बता सकते हैं मुझे अजम्पशंस? ठीक है, सही है, सही है। गुड इनफ। परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा खामोशियां हुई थी, विच मीन्स अजम्पशंस पे सब बच्चों की ग्रिप नहीं थी। तो एक बार रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोल देता हूँ। Ordinal approach consumer behavior assumes that consumer is capable of making comparison between different goods and finding such combinations where he is indifferent, ठीक है? Consumer is rational, he is fully aware of his income, price of goods, availability, quality, and always prefers more over less, wants to maximize utility। ये दो ही बहुत है। समझ आ गया सबको? उसके बाद बेटे क्या चीज डिफाइन होनी चाहिए? कौन सी दो टेक्निक्स है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में? बजट लाइंस एंड इंडिफरेंस कर्व। सो आई स्टार्ट विद टुडे बजट लाइन से स्टार्ट करते हैं। हसन, आसिफ, बजट लाइन को डिफाइन कर दो मेरा बेटा।
हम्म, काफी अच्छा है, शाबाश। बजट लाइन इज अ लाइन दैट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज लिमिटेड इनकम विद गिवन प्राइसेस एंड इट्स स्लोप इज, क्या लिखोगे? इसकी स्लोप क्या होती है? नो, बजट लाइन की स्लोप प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स। और बना दें बजट लाइन, अभी पूरा इकट्ठे करेंगे बाद में, अभी बना दें, बहुत अच्छा आंसर लगता है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। और लेबल क्या करना है? गुड वाई गुड एक्स, ठीक है, वाई एक्सेस पे गुड वाई। खाली वाई एक्स नहीं लिखना, गुड वाई गुड एक्स, ठीक है। लेबल गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट चीज जी, आप इंडिफरेंस। हाँ, नहीं 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 फातिमा, देन यू गोइंग आउट ऑफ द स्कोप। प्राइस फॉल का करना है तो हमें क्या जरूरत है मनी इनकम चेंज और उसकी शिफ्टें करवाने की? वेल देख लो, 40 मिनट है और आपको कितने ग्राफ बनाने हैं? एक बेसिक इक्विलिब्रियम का, तीन अलग, उनकी डेफिनेशंस, उनकी एक्सप्लेनेशंस, देख लो। वैसे कुछ बच्चे हैं इस क्लास में, यामीन है, बहुत लंबा लिखता है आंसर। अगर फातिमा आपके पास कैपेबिलिटी है, लिख सकते हो तो डू इट। हाँ, जस्ट स्टिक टू द आंसर देन। प्राइस फॉल करवानी है हमें। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करने से पहले बजट लाइन हमने कर ली। दूसरी टेक्निक्स है इंडिफरेंस कर्व। कौन बच्चा डिफाइन करेगा? और इसकी स्लोप क्या होती है उमें? एम यू ऑफ, नहीं नहीं वो तो होती है। हाँ, एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ एक्स, सिंपली indifference curve is a curve that shows all possible combinations of two goods where consumer gets the same total utility, hence he is indifferent on all of those. Its slope is mu of y over mu of x। जी मेरा बेटा। ओके, जो भी आना चाह रहा है रीजॉइन करे, बिकॉज आई डोंट सी अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, रीजॉइन करेंगे जो भी है, मेरे पास प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा अभी। अच्छे जी, अब उसके बाद इंडिफरेंस कर्व हो गए, बजट लाइन हो गई। अब हमने क्या बनाना है? बेसिक इक्विलिब्रियम। एक बजट लाइन लगाएं, उसके साथ इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करें। मैं यही बना देता हूं। इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बजट लाइन लगाई हमने, उसको ए बी का नाम दे दिया। इंडिफरेंस कर्व लगाया, उसको मैंने आई सी जीरो का नाम दे दिया। इक्विलिब्रियम वाई इतनी ले रहा था, एक्स इतनी, लेकिन एक्सप्लेन करना कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट ई जीरो where budget line is tangent to his indifference curve and is maximizing his utility। इस ग्राफ में मैंने जानबूझ के गलती की है। व्हाट इज द मिस्टेक? लेबलिंग नहीं है, तो इसका कोई मार्क ना मिलता मुझे, नो मैटर हाउ करेक्ट इट वाज, ठीक है। तो रिमेंबर टू लेबल 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 एंड वेरी केयरफुली अबाउट दैट। ओके, चलिए जी, मैं नीचे जगह बना रहा हूं अपने लिए। अब चलते हैं जी वापस क्वेश्चन पे। बेसिक इक्विलिब्रियम तक आप लोगों ने सबने बता दिया। अब 20 मार्क्स हैं तो 4 से 5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पूरी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज भी बता दो, बहुत अच्छी बात है। जितना ये ओरिजिन से दूर है उतना यूटिलिटी लेवल ज्यादा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ अ डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, एंड बैकवर्ड बेंडिंग है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हो गया? डिमिनिशिंग जरूर लिखना है, आप लोग खाली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख देते हो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेरे बच्चों, तीनों करेंगे बिकॉज उसने क्या पूछा है, प्राइस फॉल पे सबकी डिमांड बढ़ती है। नॉर्मल की ज्यादा बढ़ती है, इंफीरियर की थोड़ी इनेलास्टिक होती है, गिवन की गिरती है डिमांड। ऐसा समझ आ गया ना? जी मेरा बेटा, अब जरा मैं आपसे वो कर रहा हूं। सबसे पहले आपने कहना है जी, लेट्स एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड हाउ प्राइस फॉल अफेक्ट्स देम। लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल गुड्स। सबसे पहले इनको डिफाइन कर दें। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम। व्हेन इनकम्स राइज देयर डिमांड rises and vice versa। कोई एग्जांपल दे दें? ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी कार्स, एटसेट्रा, ठीक है।
अब इसके अंदर आपने बताने हैं जी, प्राइस चेंज कॉजेज प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है जल्दी से बता दें। यस, चेंज, अभी अब उस पे बाद में आते हैं। चेंज इन कंजम्पशन डिफाइन करना है पहले फातिमा। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, प्राइस, सॉरी, थैंक यू। इट इंक्लूड्स टू फर्दर इफेक्ट्स। सब्सक्रिप्शन इफेक्ट, ये क्या होता है जी? कंज्यूमर प्रेफर्स, सही हो गया। और इनकम इफेक्ट, चेंज इन कंजम्पशन, ये चीज ना, ड्यू टू चेंज इन इनकम नहीं लिखना, इनकम चेंज नहीं हो रही, रियल इनकम ड्यू टू प्राइस चेंज। परफेक्ट, ये हो गई जी हमारी कुछ डेफिनेशंस। अब नॉर्मल गुड्स की तीनों इफेक्ट आर फॉर प्राइस फॉल पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव। बताना क्यों? क्योंकि रियल इनकम बड़ी थी, ज्यादा खरीदेंगे, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ, मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव। किसी बच्चे को अभी को प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, लेट्स क्विकली मेक द ग्राफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि कोई गलती होने का इम्कान हमारा एग्जाम में ना हो। जरा खुले खुले ग्राफ बनाइएगा। गुड वाई, गुड एक्स, लेबल के बगैर ना स्टार्ट कीजिएगा। अब मैंने प्राइस फॉल करवानी है तो मैंने बजट लाइन को थोड़ा सा कम स्लांटिंग बनाया, क्योंकि मैंने इसको जी, ओके, राइट जी। तो हमने, हाँ, तो नए तरीके के मुताबिक पहले हम पिवटल शिफ्ट दिखा देंगे, फिर हमारी रियल इनकम गई है बढ़, एसी पे आ गई है, उसको वापस लाएंगे, पूरा बराबर इनवर्ट शिफ्ट करेंगे बजट लाइन को। ठीक है, थोड़ी सी मैंने कोची सी बना दी, इसको ठीक करता हूँ, इसको जरा प्यारी सी बनाते हैं। डॉट 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 बराबर शिफ्ट करें। ठीक है, अब जी यहाँ पे हार्ड लाइन वाली जो पहली बजट लाइन है उस पे टेंजेंसी दें, और फिर आगे ऑटोमेटिकली टेंजेंसी आ रही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नजर आ रहा है। पहला इक्विलिब्रियम ई जीरो पे यहाँ कंज्यूमर ले रहा था, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करने के लिए हमने उसकी रियल इनकम को वापस किया था, यहाँ पे उसका पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नजर आ गया। सब गुड्स का सेम है। अब क्योंकि ये नॉर्मल थी, आगे लगा दोगे नई बजट लाइन पे आईसी वन। अब जी इक्विलिब्रियम वन, कैसे डिमांड कर्व निकालेंगे? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से, ई जीरो और ई वन से। ई एस इमेजिनरी है, उसको नहीं छेड़ना। ई जीरो से मैंने पिक किया ए पॉइंट, और ई वन से मैंने, अच्छा मैंने इनकम इफेक्ट दिखाया ही नहीं है, सॉरी, मैंने इनकम इफेक्ट दिखाया ही नहीं है, इसको मैं दोबारा सारा हाँ रिस्टोर कर दिया। इसको इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। ये वो मेरे लगता है चार्ज खत्म हो गया, लेट मी ब्रिंग द चार्जर। जी आई एम बैक, लेट्स क्विकली डू इट। ये बहुत बार प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आई एम रियली होपिंग कि आप बच्चे अब इनको बिल्कुल सही करोगे। यस, ये सब कुछ बन गया। अब मेरे बेटे, हमने जहाँ नया एग्रीमेंट बना था उसको लेके जाएं एक्स वाई, यानी इनकम इफेक्ट। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, ये हमारा इनकम इफेक्ट, मिल मिला के पूरा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब डिमांड कर्व निकालने के लिए ई जीरो और ई वन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स जीरो से स्टार्ट किया, जब प्राइस ज़्यादा थी मैंने यहाँ रोक दिया, और जब प्राइस गिर गई थी ई वन से मैं नीचे तक लाया, बी पॉइंट ज्वाइन किया, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व प्रूव हो गया कि नॉर्मल गुड की प्राइस गिरे तो क्वांटिटी बढ़ती है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव टोटली अंडरस्टूड इट। किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दें। आपको एक्सप्लेन करना भी आता है सबको? ओके ओके, लेट मी ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, बिकॉज ये जरा जम्बल्ड अप हो चुका था। मैं एक नया डॉक्यूमेंट खोल के
वापस इसको ड्रॉ करता हूं आपके लिए। अब इंफीरियर गुड का आज मैं कहता हूं एक बार आखिरी दफा इसको सही तरह कर लें ताकि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा सेफ हो जाए। जी बच्चे, अब जी इंफीरियर गुड डिफाइन कीजिएगा। इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनकम कम हो इनकी डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, सेकंड हैंड क्लोथिंग, सेकंड हैंड कार्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, आपकी डीवीडीज वगैरह आजकल ये सब इंफीरियर में चली गई हैं, एलसीडीज। अब जी इंफीरियर के पहले हम इफेक्ट्स करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इसका भी पॉजिटिव, लेकिन इनकम इफेक्ट इसका और कौन सा बड़ा है? इनकम इफेक्ट इज बिगर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। शाबाश फातिमा। तो एज अ रिजल्ट प्राइस इफेक्ट विल स्टिल बी पॉजिटिव। ओह, उल्टा बोल दिया है सर। वो मैं खुश हो गया था कि फातिमा ने सही बताया तो मैंने उल्टा लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, सॉरी, इसलिए प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। अगेन प्राइस फॉल का है तो पहली बजट लाइन मैंने अंदर ही रखी ताकि किसी किस्म का कंफ्यूजन ना आए, और फिर दूसरी बजट लाइन बहुत टेढ़ी है, चले कोई बात नहीं, शिफ्ट कर दी। अब रियल इनकम गई है बढ़, एसी पे आ गई है। मैं पहले ही 2 पॉइंट लगा के रियल इनकम को वापस ला रहा हूं। इसको मैंने डी एफ का नाम दिया, शेडो बजट लाइन का। अब हार्ड बजट लाइन पे लगाएं पहला टच, दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ करके लगा दें जी आईसी जीरो, इक्विलिब्रियम जीरो। ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन पॉइंट था एक्स जीरो, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था पॉजिटिव एक्स एस। अब मैं कहाँ लगाऊं जी दूसरी बजट लाइन पे, नई बजट लाइन पे इंडिफरेंस कर्व? दोनों के बीच में, वेरी गुड। आईसी वन, इक्विलिब्रियम वन। अब देखें बच्चे, यहाँ गलती कर जाते हैं, इसको एक्स वाई लिखें। ये वाला हिस्सा नेगेटिव इनकम इफेक्ट था और ये पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। इसका डिमांड कर्व जरा इनइलास्टिक सा निकलेगा। मसलन एक्स जीरो को मैंने पकड़ा, पॉइंट ए लगा दिया, जब प्राइस फॉल हुई ई वन, हमारा इक्विलिब्रियम था, नीचे तक ले गया बी, एक बड़ा इनइलास्टिक सा डिमांड कर्व हमारा बन गया। तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है प्राइस गिरने से। अब हमने आखिरी देखनी है गिफिन, जिसकी डिमांड गिरेगी प्राइस गिरने से, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो गिफिन की मुझे थ्योरी बता दें, पहले डेफिनेशन दे दें गिफिन की। हाईली extremely inferior, uniquely inferior goods, staple foods of the country normally are like that। और एग्जाम्पल में हमारे पास आता है यस, ठीक है। अब मेरे बच्चे इसके इफेक्ट्स बताएं जी। सब्स्टिट्यूशन तो प्राइस फॉल का, जी जी बोलें। अदन आप है, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। देख के तो नहीं बता रहे नोट से, सब खुद को पता है ना? क्या बात है जी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव इतना था कि उसने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। जी बेटे, आप क्या पूछ रही थी रास? आयरलैंड में पोटैटो था बिकॉज वो उनका स्टेपल फूड है। पाकिस्तान का स्टेपल फूड आटा वीट है, तो शायद वो हमारा बन जाए गिफिन। ठीक है ना, हर कंट्री की अपनी अपनी गिफिन गुड्स होती हैं। बस, हाँ लिख दें बस, क्या मसला है। या अब इसका हमने ग्राफ बनाया जी। अक्सर इसका गलत बनाते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन में से समहाउ एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। अच्छे बच्चे भी दोस्तों जरा ध्यान से, गुड वाई, गुड एक्स, पहली बजट लाइन फ्लैट सी मैंने लगा दी, ए बी, दूसरी में मैंने इसको आउटवर्ड शिफ्ट कर दिया ए सी। अब जी हमारी शेडो बजट लाइन, इस बार मैं रेड में लगा रहा हूँ ताकि ज़रा क्लियर कट नज़र आए। उप्स, इसको बराबर शिफ्ट करना चाहिए था, हाँ, डी एफ। अब जी पहले हार्ड लाइन पे लगाएं, इसको टच कराएं, ऑटोमेटिकली आपका वो सॉफ्ट कट लाइन पे भी आ जाएगा। ई ज़ीरो ओरिजिनल, एक्स ज़ीरो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा आ गया पॉजिटिव, लेकिन इसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और इतना नेगेटिव कि उसको आउटवे करता है। तो नई बजट लाइन पे हम इधर लगाएंगे आईसी वन, इक्विलिब्रियम वन।
और ये हमारा पूरा नेगेटिव इनकम आ रहा है। नीचे मैं लिख रहा हूं प्राइस इफेक्ट, कहां लिखूं मैं, बताइए मुझे। x0 से xy प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, ठीक है ना? सबको समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? एक्सीलेंट। अब इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही, बताएं। E0 को पकड़ा हमने जब हमारी प्राइस कम थी, नीचे तक ले जाओ। E1 को पकड़ा जब हमारी प्राइस बढ़ चुकी है। बी पॉइंट, उप्स मैंने गलत बना दिया, दोबारा करते हैं। ये प्राइस फॉल था, तो पहले जब प्राइस ज्यादा थी हमने यहां रुके, जब प्राइस कम हुई हम नीचे आए। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर बन गया। मेरे ख्याल में सब बच्चों को आ गया। अब इसकी इवैल्यूएशन कर दो जी क्वेश्चन की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इज पार्शली ट्रू। फॉर नॉर्मल गुड्स price effect will be, sorry, price fall will cause increase in quantity demanded, and for inferior goods also it will cause increase in quantity demanded, although less, because of one effect being negative income effect. For given goods, demand will actually rise with price increasing. So as a result, the statement is only partially true. Not for all goods price fall causes a rise in demand. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब आप लोगों को इससे बड़ा सिमिलर क्वेश्चन मैंने 3A जो आ रहा है, बड़ा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था प्रीवियस किसी पेपर में। तो आई वांट यू गाइस टू टेक चार्ज टुडे और आप लोग इसको ज्यादा अच्छा करें। एक्सप्लेन हाउ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म अफेक्ट्स इट्स सर्वाइवल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। पहले तो हमारे पास चार डेफिनेशंस हैं, वो पहले कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। सब बच्चों को डेफिनेशंस आती हैं, एग्जांपल्स आती हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वगैरह की? 100% सबको आती हैं? ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपने, जी बच्चों, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट मैं क्लास के लिए बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को देखे। These are costs that do not change with the level of output, at least in the short run, such as rent of premises, insurance of the factory, etc. Variable costs are those that directly change with the level of output, such as direct raw materials, direct labor. अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, short run is a period of time when at least one factor of production remains fixed, e.g. labor. Long run is a period where all factors of production become variable. Firms can add labor, capital, all the factors. अब आता है, उसने परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म की बात की थी, यहाँ पे 4-5 इसके फीचर्स, 20 मार्क का क्वेश्चन है, तसल्ली से बता दें। एक एक करके बताते जाओ, परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बैरियर्स टू एंट्री, परफेक्ट नॉलेज, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, यू गाइस आर masters of perfect competition. So बहुत आसान है। It's a market structure which is theoretically designed as an ideal market. It has thousands of firms and millions of buyers who all have similar purchasing power and size. Hence, they are all price takers. Price set in the industry through demand and supply becomes each firm's perfectly elastic demand curve, where D is equal to AR and equal to MR. Firms are profit maximizers. They produce where MC is equal to MR. They have perfect knowledge. No firm can exploit consumers. Consumers cannot, outsmart firms. Um, there are no barriers to entry. Hence, firms earn abnormal profit in short run, but only normal profit in long run. बस काफी हो गया जी। सर्वाइवल के रूल्स शॉर्ट रन में क्या होते हैं, बताइए मुझे। जब तक फर्म की प्राइस
रेवेन्यू, हाँ, उसकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है या उससे ऊपर है, हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन शटडाउन कब करेंगे? जब हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चला गया। यस, अब हमें अपनी जेब से फिक्स के साथ साथ वेरिएबल भी देनी पड़ रही। देयर इज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, सो वी शुड शट डाउन। वेरिएबल कॉस्ट का यूज शॉर्ट रन में है फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ कंटिन्यूएशन और शट डाउन। क्लियर हो गया बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, ये इसने वो किया है। सो एवरीबॉडी इज क्लियर? आगे चलते हैं जी। मैं इसका ग्राफ बना दूं जल्दी से फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, ताकि जिन बच्चों को इसमें थोड़ा सा सॉरी। हाँ हाँ, लॉन्ग रन पे भी मैं गया ही नहीं बेटे। शॉर्ट रन के लिए वेरिएबल कॉस्ट का लिंक था ना, लॉन्ग रन में हम टोटल कॉस्ट का लिंक करेंगे। अभी पहले शॉर्ट रन कंप्लीट करते हैं। पहले पूरी थ्योरी बताएं बेटे, अगर ग्राफ गलत भी बनता है उसने मांगा नहीं हुआ, पूरी थ्योरी बताएं। रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर डिक्टेट दैट इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स इन शॉर्ट रन, if they're making losses, yani average cost is greater than average revenue, they keep producing as long as average revenue price is more than its average variable cost or variable cost, ठीक है? However, once price falls below average variable cost, there is negative contribution, firms shut down. Refer to graph below और फिर उस ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में बाकी स्कोर लें। एक ही में बना दें। लेबल बताएं जी, मार्केट स्ट्रक्चर है, क्या लेबल होने चाहिए? आवाज नहीं आ रही, किसी ने लेबल नहीं बताया? हाउ कम? इतना आसान सा था। प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लगाएं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस। अब लॉस तो दिखाना है हमने, शट डाउन का डिसीजन करना है, तो एवरेज कॉस्ट को ऊपर कर दें, ठीक है? और पहले केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को नीचे लगाएं, एबीसी 1, ठीक है? अब मैंने एमसी लगाया, एमसीएमआर का आउटपुट लिया, क्वांटिटी इस आउटपुट पे जाएं, ए पॉइंट, और ये मैं कर देता हूं जी वेरिएबल कॉस्ट। ये हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, लॉस में कमी हो रही है, फिक्स कॉस्ट की तरफ वेरिएबल कॉस्ट कवर होके कुछ रेवेन्यू जा रहा है, तो वी शुड कंटिन्यू। समझ आ गया? दूसरे केस में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कवर हो रही है, इसमें भी कंटिन्यू करो क्योंकि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, हमें फिक्स कॉस्ट का ही लॉस हो रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट शटिंग डाउन। अलबत्ता अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इससे भी ऊपर चली जाए तो अब हमें बंद कर देना चाहिए। ये एडेड लॉस आ रहा है और ये वैसे टोटल लॉस। समझ आ गई मेरे बेटे? अलग अलग में कर लें अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना एक ही में कर सकते हैं। आपने 3 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व लगाने, एक में कंट्रीब्यूशन दिखाना है एवरेज रेवेन्यू से नीचे लगा के, दूसरे को टेंजेंट कर देना है, तीसरे को कवर ही नहीं होने देना, ऊपर कर देना है। बेटे समझ आ रहा है? या मैं दोबारा अलग अलग बना दूं? एकदम से क्लास में खामोशी सी हो गई है, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, इसलिए आप लोग बोर हो गए। आई नो। उसके बाद जी अब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन रूल क्या कहते हैं? फर्म कब एग्जिट करे? जब उसका, कब तक चलाती रहे? जब तक उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, यानी वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है इंक्लूडिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो जो वापस आ रहा होता है उसको, या फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट है, या उससे ऊपर है टोटल रेवेन्यू, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, सुपर नॉर्मल। बंद कब करना है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है। सो फॉर लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट should be added to fixed cost to make total cost and compared with total revenue. If total revenue is greater than them, we should continue. If they're equal, total revenue and total cost, we should still continue because there is normal profit. Our opportunity cost and production costs are returning. Lekin when total revenue is below total cost, we should leave the industry because it's time to replace fixed assets. नई मशीनरी वगैरह लगाने का टाइम है, लॉन्ग रन आ गया ना,
तो इसलिए हमें उसको छोड़ देना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज द क्लास? I guess not. Let's just save the recording.